Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीट 2025 लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन ये संपूर्ण कोर्स पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम कुल 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और ये सीरीज चल रही है 10 नंबर वाली। अगर आपने अब तक 1 से लगाकर 9 तक सीरीज नहीं देखी है तो वे भी देख लीजिए, क्योंकि इससे हमारा कोई घाटा नहीं होने वाला। इससे हमें फ़ायदा ही होगा। एक तो हमारी तैयारी होगी, एक अभ्यास होगा और रिवीजन होगा। आपको ये भी पता लगेगा कि रीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये सब नॉलेज हमें यहाँ पर होने वाला है। सबसे ज़्यादा फायदा तो ये होगा कि इससे हमारा सबसे अच्छे तरीके से रिवीजन होने वाला है। संपूर्ण व्याख्या सहित प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। कुल 60 क्वेश्चन है, 1 से लगाकर 60 क्वेश्चन आपको देखने हैं इस सीरीज से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा राजा पराई जनता के संपर्क में रहता था? वह राजा जो जनता के संपर्क में रहता था सबसे ज़्यादा, तो वह कौन था? अशोक। अशोक था, सम्राट अशोक। आप याद रखें यहाँ पर। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। अशोक मौर्य साम्राज्य का 3 नंबर का शासक था साथियों। यहाँ पर देखो इसके बारे में, इसने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी भागों पर शासन किया। और सम्राट अशोक को अद्भुत साहस, पराक्रम व निडरता के कारण महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो व्याख्या कितनी मस्त है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलो और क्वेश्चन देखो, चोल वंश का प्रमुख केंद्र, चोल वंश का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा? तंजौर। तंजौर याद रखें। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था और तमिल चोल शासकों ने 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच दक्षिण भारत, इसके आसपास के देशों में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। क्या किया इन्होंने? तो यहाँ पर देखो, चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। तमिल चोल शासकों ने 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच दक्षिण भारत और इसके आसपास के अन्य देशों में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। तीसरा क्वेश्चन देखो, हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तकों की रचना की? तो 2 ग्रंथ याद रखना यहाँ पर, हर्षचरितम और कादम्बरी। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। राजा हर्षवर्धन के कवि थे ये। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ है जो आपको ये याद रखना है यहाँ पर, हर्षचरितम और कादम्बरी। इसके बाद में देखो यहाँ पर, हर्षचरितम में राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था। हर्षचरितम में राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था। और कादम्बरी में क्या था? तो याद रखना यहाँ पर, कादम्बरी में दुनिया का ये पहला उपन्यास था दोस्तों, कादम्बरी। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार, तो शून्य का जो आविष्कार किया था किसने किया था? तो यहाँ पर देखो, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। 4 विकल्प थे, उनमें से ये सही विकल्प यही था। तो इसका उत्तर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? किसी अज्ञात भारतीय ने। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में देखो यहाँ पर, शून्य के आविष्कार को लेकर अलग अलग मत है। शून्य के आविष्कार को लेकर इनके अलग अलग मत है जो यहाँ पर देखेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि शून्य का आविष्कार भारतीय गणितज्ञ और विद्वान ब्रह्मगुप्त ने किया था। और कुछ लोगों का मानना है शून्य का आविष्कार भारतीय गणितज्ञ और अर्थशास्त्री आर्यभट्ट ने किया। तो ये 2 मत है अलग अलग, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या होगा?
तो इसके बारे में ये कुछ लाइनें हैं जो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। आर्यभट्ट ने ब्रह्मगुप्त से पहले शून्य का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने शून्य का सिद्धांत नहीं दिया था, इसलिए शून्य का मुख्य आविष्कारक ब्रह्मगुप्त को ही माना जाता है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। 5वां क्वेश्चन देखो, किस स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? बैराट से ये आपको याद रखना है। पंचमार्क मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? बैराट से। इसके बारे में देखो यहाँ पर इसकी व्याख्या। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी से अशोक के भव्य लेख की खोज की। 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक के भव्य लेख की खोज की। इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई। अशोक का भव्य लेख वर्तमान में कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है। तो दोस्तों ये है महत्वपूर्ण जानकारी जो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भव्य लेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। भव्य लेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। बैराट का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में मिलता है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, ये पिछले मॉडल पेपरों के क्वेश्चन है जो रीट, सीटेट और आरटेट, इनसे हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, योग की प्राणायाम की पद्धति किसने अपनाई? निजामुद्दीन औलिया। किसने अपनाई? निजामुद्दीन औलिया। 7वां क्वेश्चन, किस संत की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है? कबीर। 8वां क्वेश्चन, किस संत की गीत कविताओं का संकलन आदि ग्रंथ में हुआ है? तो गुरु नानक। गुरु नानक की गीत कविताओं का संकलन आदि ग्रंथ में हुआ। 9वां क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये जानकारी याद रखें यहाँ पर। और 10वां क्वेश्चन देखो, औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने बगावत कर दी थी? औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने बगावत कर दी थी? दुर्गादास राठौड़ ने। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद में ये भी देखो यहाँ पर, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का अफगानिस्तान में निधन हो गया और निधन के समय उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। औरंगजेब ने मौके का फायदा उठाते हुए मारवाड़ में अपना हस्तक्षेप जमाने का प्रयास किया। हिंदुओं को नष्ट करने की उसने मुगल रणनीति का गठन किया। बहुत रक्तपात के बाद भी मुगल सेना सफल नहीं हो सकी। दुर्गादास ने महाराजा जसवंत सिंह की विधवा रानी महामाया तथा उसके नवजात शिशु अजीत सिंह को औरंगजेब की कुटिल चालों से बचाया। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आइए। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है। दिव्या क्या कर रही है यहाँ पर? अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है। वह उपयोग करती है। कौन सी विधि का उपयोग करती है? तो उपलब्ध विश्लेषण विधि याद रखेंगे यहाँ पर। उपलब्ध विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विषयों में आपसी संबंध स्थापित करना ही सहसंबंध है। उक्त कथन किसका है? तो विभिन्न विषयों में आपसी संबंध स्थापित करना सहसंबंध है। तो ये कथन है डॉक्टर देवकी तिवारी का। किसका? डॉक्टर देवकी तिवारी। याद रखें यहाँ पर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, जब एक विषय का संबंध दूसरे विषय के साथ स्थापित किया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? जब एक विषय का संबंध दूसरे विषय के साथ स्थापित कर देते हैं तो इसी को क्या बोलेंगे? तो याद रखना यहाँ पर अनुप्रस्थीय सहसंबंध कहेंगे इसे। अनुप्रस्थीय सहसंबंध।
14 नंबर का क्वेश्चन है, कारखाना के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी। तो सबसे उपयोगी विधि कारखाना के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे उपयोगी विधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर। तो यात्रा करवाना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा करवाएंगे। इसके बाद में देखो, सामाजिक अध्ययन विषय में कला विषय का क्या महत्व है। सामाजिक अध्ययन विषय में कला विषय का जो महत्व है वो क्या है। तो कला सामाजिक अध्ययन दोनों का उद्देश्य मनुष्य और समाज का उत्थान और विकास करना है। कला सामाजिक अध्ययन दोनों का उद्देश्य मनुष्य और समाज का उत्थान व विकास करना है। कला मनुष्य को विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रदान करती है। कला बालक में क्रियात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है। तो ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने पर हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, ये हमें महसूस हो जाता है। अगर आप लाइक नहीं करते तो हम सोचते हैं यार क्या हमारी मेहनत भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें ऐसा लगने लगता है फिर। तो इसलिए आप लाइक कर दो फटाफट। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध की आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध की आवश्यकता होती है। तो व्यापकता के लिए, बोधगम्यता के लिए, व्यावहारिकता के लिए, ये तीनों फैक्ट याद रखें यहाँ पर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध की आवश्यकता होती है किसके लिए, व्यापकता के लिए, बोधगम्यता के लिए और व्यावहारिकता के लिए। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था। तो ये हैं उत्पादक परियोजनाएं। इसके बाद में देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है, जीके वाला क्वेश्चन। क्या बात है। दामोदर घाटी परियोजना लाभान्वित राज्य कौन सा है। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य बताना है। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है, स्टेट। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड याद रखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो साथियों, देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में जूट उद्योग का लॉस हुआ। तो यहाँ पर देखो क्या, कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। तो ये आप याद रखें यहाँ पर। नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन का किस प्रकार का सहसंबंध है। यहाँ पर क्या बताएंगे, नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन का किस प्रकार का सहसंबंध है इन दोनों में। तो अनुप्रस्थीय सहसंबंध हो जाएगा यहाँ पर। नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन, इनके बीच में किस प्रकार का सहसंबंध है, अनुप्रस्थीय सहसंबंध है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर देखो। और विश्वविख्यात कोहिनूर हीरे को हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया। विश्वविख्यात कोहिनूर के हीरे को हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया। ग्वालियर के शासक से हुमायूं ने विश्वविख्यात कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे बड़ा हीरा रह चुका है। कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था और यह कई मुगल व पारसी शासकों से होता हुआ अंत में ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया, उसके खजाने में शामिल हो गया। क्वेश्चन है 22 नंबर का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना, भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम क्या था। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी 1838 में, उसका आपको नाम बताना है। जमींदारी एसोसिएशन याद रखना यहाँ पर। और इसके बारे में देखें यहाँ पर, लैंड होल्डर्स
लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत में स्थापित होने वाला पहला राजनीतिक संघ था, जिसकी स्थापना 1838 में कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी साथियों। और स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। इसकी स्थापना 1838 में, और किसने करी? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। इनका पुराना नाम क्या है? जमींदारी एसोसिएशन। तो ये याद रखें यहाँ पर। क्वेश्चन है 23 नंबर का। पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। पार्लियामेंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया ये। और भारत परिषद अधिनियम वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ये लाया गया था, ये पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय और विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए। तो ये 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम बिल आपको याद रखना, जिसका नाम क्या था? पार्लियामेंटो सुधार। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1929 में। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब प्रदान किया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 याद रखें। श्री लाल जोशी का संबंध किस कला से है? श्री लाल जोशी का संबंध थर्ड, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नागरिक समता का आशय कानून के समक्ष समता। इसके बाद में देखो यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और क्वेश्चन देखो यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारत की किस नदी को नेपाल में शालिग्रामी व नारायणी के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी, याद रखें यहाँ पर, गंडक नदी। भारत की प्रथम एक डबल डेकर ट्रेन यानी 2 मंजिला ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन यानी 2 मंजिला ट्रेन, ये कहाँ पर चलाई गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, हावड़ा धनबाद भारत की प्रथम 2 मंजिला ट्रेन 30 सितंबर 2011 को हावड़ा धनबाद के मध्य चलाई गई। इसके बाद में देखो 32 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया? वह कौन सा बंदरगाह है जो उसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो कांडला बंदरगाह, याद रखें, गुजरात में है ये। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। और इस बंदरगाह का निर्माण 1930 में किया गया था, और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। 1930 में स्थापना होती है, इसकी निर्माण होता है। और 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, यूरोपीय देशों में से किस एक की सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जानवरों और वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वह चट्टान, याद रखना, अवसादी चट्टान। अपक्षय व अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को क्या कहा जाता है? अवसादी सेल बोलते हैं, अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली। कौन से द्वीप पर स्थित है ये? सिसिली द्वीप पर स्थित है दोस्तों, माउंट एटना ज्वालामुखी। नील नदी कहाँ गिरती है?
भूमध्य सागर में। नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? लेह। इसके बाद में ये भी देखो, भारत की हरित क्रांति से जुड़ा वैज्ञानिक कौन है? भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को याद रखें। क्वेश्चन है 39 नंबर का, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो कौन सा प्रमुख उद्योग है जो मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम। 40 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 2011 में जो जनगणना हुई थी वो किस नंबर पर थी? कौन से नंबर की थी? तो 7वीं थी वो दोस्तों, 7वें नंबर की जनगणना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, यह सवाई माधोपुर में है। 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ पर स्थित ऐतिहासिक किले में गणेश जी का मंदिर है, तो यह भी याद रखें यहाँ पर साथियों। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्रामीण समुदाय ने किस रूप में वनों का रख रखाव और विकास किया? ओरण, बीड़, रखत आदि याद रखेंगे यहाँ पर। राजस्थान का प्रथम ऊर्जा फ्रिज लगाया गया। राजस्थान का प्रथम ऊर्जा फ्रिज बालेश्वर में। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कोटा। मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाला सिख समाज का पर्व कौन सा है? लोहड़ी। चित्तौड़ के किले में स्थित दर्शनीय स्थल, तो याद रखना यहाँ पर कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, कुंभ श्याम मंदिर है, गोराबादल महल है। यह सब कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के किले पर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, चरक संहिता नामक पुस्तक है किस विषय से संबंधित है? तो यह है चिकित्सा से संबंधित। और चरक संहिता आर्यभट्ट याद रखें यहाँ पर। चरक संहिता किसने लिखी? तो आर्यभट्ट का नाम आप याद रखें। ये गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पर आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का विकास किया। इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। तो ये फैक्ट है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर 61.44 व 79.68। क्वेश्चन है 50 नंबर का, देखो यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करती है? तो दोस्तों याद रखें श्रीलंका से अलग करती है ये भारत को। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसके बाद में यहाँ पर यह भी याद रखें आप, श्रीलंका को पूर्व का मोती रत्न द्वीप भी कहा जाता है। महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रेमी किसे कहा जाता था? बाबा फरीद को बोलते थे। गुरु नानक जी किस में विश्वास करते थे? कर्म व पुनर्जन्म में। गुरु नानक ने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इसे अकाल पुरुष भी कहा जाता है।
अकाल पुरुष की संज्ञा दी। और आगे बात करते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो वह आप याद रखना, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज की लड़ाई, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यह युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और किस किस के बीच में हुआ था? तो 1540 में ये बिलग्राम का युद्ध हुआ मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार शेर शाह सूरी की सेनाओं के बीच। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया, यानी दोबारा इसने शुरू कर दिया था? तो वो कौन सा मुगल बादशाह था? औरंगजेब। औरंगजेब का नाम याद रखें। यहाँ भारत में जजिया कर लगाने वाले प्रमुख शासक देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया। इन्होंने सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया, ये याद रखना यहाँ पर। दिल्ली में जजिया कर लगाने वाले सुल्तान फिरोज तुगलक थे। दिल्ली में जजिया कर किसने लगाया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जजिया कर के बारे में समाप्त किसने किया था? तो मुगल शासक अकबर ने 16वीं शताब्दी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में जजिया कर को वापस लगा दिया था। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है मुगल बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को। मुगल बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। अंत किसने कर दिया था जजिया कर का? तो मुगल बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने। इसने 1720 ईस्वी में जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो ये याद रखना आप यहाँ पर। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भागी रहा? शाह आलम द्वितीय। 56 नंबर का क्वेश्चन देखो, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय। भारत में ब्रिटिश शासन काल में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में ब्रिटिश शासन काल में प्रथम जनगणना हुई। 58 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में किया था। दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो याद रखना यहाँ पर 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? तो यहाँ पर देखो, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में। और ये समझौता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर, गांधी इरविन। और इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह। किसने? उधम सिंह ने मारा था। तो ये थी आज की सीरीज और ये थे 60 क्वेश्चन जिसमें हमने
विस्तृत व्याख्या सहित बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की कोशिश की। इससे हमारा रिवीजन हुआ यहाँ पर और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।